हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हमारे समझाइश सिलेबस सीरीज के तहत आज हम पेपर 4 ऑफ आरपीएससी मेंस 2021 दैट इज जनरल हिंदी यूनिट 1 उसे डिस्कस करेंगे। पेपर 4 में दो पोर्शन है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। पहला पोर्शन है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में टोटल 120 मार्क्स है और 80 मार्क्स इसमें इंग्लिश के हैं। यहाँ पर एक चीज हमें शुरू करने से पहले ही समझ लेने वाली है कि आरपीएससी के टोटल चारों पेपर मिला के 800 मार्क्स के हैं, जिसमें से 120 मार्क्स आर ओनली फॉर हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कुल सिलेबस का लगभग 15% पोर्शन केवल एक सब्जेक्ट जो कि है सामान्य हिंदी। बाकी सारे सिलेबस में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वर्ल्ड रिलेशंस, सब कुछ, साइंस एंड टेक, सब कुछ है। और अकेला एक सब्जेक्ट जो सबसे सरल है वो हमें 120 मार्क्स, और वो भी ग्रामर जैसे पोर्शंस की सहायता से, जो कि सीधे स्कोरिंग होते हैं। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें उस तरह का परीक्षार्थी नहीं बनना जो ये सोचते हैं अरे हिंदी, इसको हमें एक न्यूसेंस की तरह नहीं लेना कि अरे हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। इसको हमको सीरियसली लेना है और ये देखना है कि एक इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमें हमारे लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद डिस्कशन ऑफ सिलेबस। पहला भाग है भाग ए, जो कि ग्रामर के लिए है। ये कुल 50 अंकों का है। 120 में से 50 अंक ग्रामर के लिए है। इसमें फर्स्ट है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो शब्दों को जोड़ना संधि और दो शब्द, एक जो मिश्रित शब्द है उसको तोड़ना संधि विच्छेद हो गया। तो संधि जैसा कि आप कुछ लोग जानते भी होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि इत्यादि होती है। उसको हम आगे जब हम सिलेबस के वीडियोस बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो लगभग 6 मार्क्स का 2018 वाले पेपर में संधि एवं संधि विच्छेद से पूछा गया था। उसी तरह से है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द से पहले जब कोई उपशब्द लगा दिया जाता है, जब कोई छोटा एक ऐसा शब्द जो उस शब्द के अर्थ को और इफेक्टिव या अलग बना देता है, तो वो हो जाता है उपसर्ग। और अगर उपसर्ग को मूल शब्द से हटा दिया जाए तो वो हो गया मूल शब्द को अलग करना। तो इस तरह से इसमें दो पोर्शन हो गए, एक तो उपसर्ग की सहायता से नया शब्द बनाना और एक दिए हुए शब्द में से उपसर्ग को अलग करके उसको दो अलग-अलग शब्दों में उपसर्ग को बताना। उसी तरह से प्रत्यय, उपसर्ग जैसे शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय लग जाता है पीछे, और सेम उपसर्ग की तरह प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है और प्रत्यय को हटाकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग किए जा सकते हैं। विलोम शब्द हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी शब्द के उल्टा अर्थ जो रखता है वो विलोम सबसे सरल पोर्शंस में से एक है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है कि दो ऐसे शब्द जो वर्तनी में या सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग हों। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का मतलब हुआ कि एक ऐसा शब्द जो एक लंबे सेंटेंस को एक वर्ड में डिफाइन कर सके। जैसे जो बहुत जानता हो, उसको क्या कह देंगे हम? बहुज्ञ। तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। वैसे ही शब्द शुद्धि, जैसे कई लोग आशीर्वाद को गलत लिखते हैं या श्रृंगार को गलत लिखते हैं, तो वैसे ही हमें गलत वर्तनी का शब्द अगर पेपर में दिया हो तो उसको करेक्ट करके लिखना है, वो हो गया शब्द शुद्धि। वैसे ही वाक्य शुद्धि, जहाँ पे शब्द शुद्धि में वर्तनी का ध्यान देना होता है, वहीं दूसरी ओर वाक्य शुद्धि में जनरली व्याकरण का ध्यान देना होता है। कहीं पे एक ही अर्थ वाले दो शब्द, जैसे पिछले साल के पेपर में आया था कि यह स्मारक संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि संगमरमर में जो संग है, वो भी पत्थर का ही पर्यायवाची है। तो इसलिए वहाँ पर पत्थर नहीं आकर हो जाता कि यह स्मारक संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है? उसके बाद है मुहावरे, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग से अर्थ स्पष्ट करना। तो यहाँ पे 2 पोर्शन हो गए, पहले हमको मुहावरे का अर्थ समझाना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसी तरह से कहावत और लोकोक्ति, इसका भी वाक्य में प्रयोग से अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पे मुहावरे और कहावत में बेसिक डिफरेंस क्या है? मुहावरे और कहावत में बेसिक डिफरेंस है कि मुहावरा जहाँ पे वाक्य का खुद एक पार्ट होता है, वहीं पे लोकोक्ति अपने आप में एक उपवाक्य की तरह यूज होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली।
मेरे विचार से ये जो 50 अंक का पहला पोर्शन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कुछ रहने वाला है, तो ये पारिभाषिक शब्दावली का है, क्योंकि एज़ ए स्टूडेंट हम में से ज़्यादातर लोगों का प्रशासनिक शब्दावली से कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं पड़ता है। इसलिए इनको थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये लगभग 4 से 6 अंकों में पूछा जाता है। इसके बाद भाग ब है। भाग ब बेसिकली कंपोज़िशन से रिलेटेड है। इसमें पहला टॉपिक है संक्षिप्तीकरण। ये 10 नंबर का आता है और इसमें सिंपल है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको आपको 1/3 करके, जैसा आप स्कूल में भी करते आ रहे होंगे, प्रेसिस राइटिंग इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा संक्षिप्तीकरण कम चलता है, लेकिन आरपीएससी के सिलेबस में है। तो इसमें आपकी केवल रीडिंग और जो समराइजिंग स्किल्स है कि आप दी हुई बात को कम से कम शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है। उसके बाद है पल्लवन। आपको कोई सूक्ति वाक्य दे दिया, कोई दोहे की एक लाइन दे दी, कुछ इस तरह की चीज़ आपको दे दी जाएगी जिससे आपको 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट करने हैं। उसके बाद पत्र लेखन में 4 तरह के पत्र यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं। सामान्य कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र और अनुस्मारक। सामान्य कार्यालयी पत्र जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश मतलब हो गया ऑफिस ऑर्डर। जब कोई ऑफिस का एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस अपने अधीन कार्मिकों के लिए कोई ऑर्डर निकालता है तो वो कार्यालय आदेश के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अर्धशासकीय पत्र होते हैं, जब एक अधिकारी अपने से एक स्तर ऊपर या एक स्तर नीचे किसी काम को पर्सनली करवाने के लिए, किसी ऑफिशियल काम में पर्सनल हस्तक्षेप के लिए जब पत्र लिखता है तो अर्धशासकीय पत्र की श्रेणी में आता है। और अनुस्मारक पहले दिए गए किसी पत्र पर कार्यवाही नहीं होने पर जब उसकी पुनः स्मृति कराने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आ गया प्रारूप लेखन, जिसमें अधिसूचना दैट इज नोटिफिकेशन, जैसे आप सभी का आरपीएससी का नोटिफिकेशन निकला होगा जिसके बाद आपने फॉर्म भरे होंगे। निविदा, किसी भी ऑफिस में जब कोई प्रोक्योरमेंट किया जाता है, कोई सामान खरीदा जाता है या किसी की सेवाएं लेनी होती है तो उसके लिए निविदा जारी की जाती है। उसी प्रकार परिपत्र, जब कोई रूल या रेगुलेशन का स्पष्टीकरण देना होता है या फिर अपने अधीन ऑफिसेज को कोई काम करने के लिए कहा जाता है, तब वो परिपत्र के माध्यम से होता है। उसी प्रकार विज्ञप्ति, जैसे सरकार का किया हुआ कोई काम हो या किसी ऑफिस में हुई कोई गतिविधि हो, जब उसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, वो विज्ञप्ति के अंतर्गत आती है। उसके बाद अनुवाद। अनुवाद के लिए आपकी दोनों भाषाओं पर ठीक-ठाक पकड़ होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर अर्थानुवाद नहीं करना होता। आपको ये नहीं है कि कोई वाक्य दिया हुआ है, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है। अनुवाद होता है भावानुवाद, कि उसका अर्थ जैसा दूसरी भाषा में निकल रहा था, मान लो जैसा उसका अर्थ इंग्लिश में निकल रहा था, वैसा ही हिंदी में निकल जाए। जैसे अगर इंग्लिश में लिखा हुआ हो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उसका हो जाएगा हिंदी में कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा नहीं कि कुत्ते और बिल्ली बरस रहे थे। ठीक है। उसके बाद भाग स में 20 अंक का है सामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन। इसमें शब्द सीमा है 250 शब्द, जो अगर देखा जाए तो निबंध के लिहाज से काफी कम है। तो इसमें आपको काफी कंटेंट ड्रिवन होना पड़ेगा, काफी शॉर्ट में और काफी सारगर्भित ढंग से आपको ये निबंध लिखना होगा। इसमें आप ज्यादा विस्तार में समय नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी के इन 120 मार्क्स के पोर्शन की एक अच्छी तैयारी करके अगर आरपीएससी के एग्जाम में अपने स्कोर को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां आप अपनी इच्छित सर्विसेज तक पहुंच सकें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नेक्स्ट मंडे से 13 दिसंबर से। और हम एक-एक टॉपिक को लेते हुए काफ़ी अच्छे ढंग से सारे हिंदी को कवर करेंगे, छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी एक सारगर्भित ढंग से और एक अच्छे स्तर पे हो पाए। तो आप याद रखिए 13 दिसंबर से हर शाम को 7 बजे एक नया वीडियो आएगा, एक-एक टॉपिक पर, और ये सारे वीडियोज़ फ्री हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जुड़ें या ना जुड़ें। और ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।